सो वेलकम बैक टू ल्यूमिन आईएएस। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है इंडिया के एग्रीकल्चर और ग्लोबल ट्रेड से रिलेटेड। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या इश्यूज हैं, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स चैलेंजेस की व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये सारी चीजें हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। ये जो एक डिस्कशन है, ये डिस्कशन एक बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस के ओपिनियन एडिटोरियल आर्टिकल पे है, जो बेसिकली अशोक गुलाटी जी और ऋतिका जुनेजा जी ने लिखा है। ये एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत जाने माने रिसर्चर्स हैं और पॉलिसी एडवाइजर्स हैं। एक करियर में ये यहाँ पे रिसर्च फेलो भी हैं और ये बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर। तो इसी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और टुडे मार्क्स वन इम्पॉर्टेंट डे फॉर अस। तो हम जो मेंस आंसर राइटिंग करते हैं, पूरा एक आर्टिकल डिस्कस करके उस पे एक मेंस का क्वेश्चन बना के उसके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, इसका आज 100th डे है। And this is kind of an achievement for us. We do a very hard amount of work for this, making this lecture, for making this discussion video. So first of all, on that note, I would like to thank you, the whole family of Human IAS, जो 3000 प्लस मेंबर्स हैं, जिन्होंने बेसिकली मुझ इस चैनल पे ट्रस्ट किया, बिलीव किया और उसका सपोर्ट करते हैं या उसकी वीडियोस देखते हैं। उन सबको बिग थैंक यू। ल्यूमिन आईएएस जो है ये बेसिकली कुछ कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे बनाया गया था, जिसमें वन ऑफ द प्रिंसिपल वाज ये एक्सपेंसिव कोचिंग्स का जो एक कल्चर पूरा का पूरा स्प्रेड हो गया है, इसको खत्म करना। ये जो एक बहुत बड़ी लार्ज कमर्शियल एक्टिविटीज को बना दिया गया है, मल्टी बिलियन इंडस्ट्रीज को बेसिकली चैलेंज करना। दूसरा, मेंटरशिप कल्चर को इनकलकेट करना। वी बिलीव इन दिस प्रिंसिपल दैट as people grow, as people learn, as people pass through stages of life, they basically gain a large amount of experience and that is irreplaceable for the younger generation. तो यहाँ पे मेंटरशिप कल्चर को बिलीव करना, सेल्फ स्टडी, रोट लर्निंग से बाहर निकलना, ये सारा प्रिंसिपल यहाँ पे सेकेंडरी है। देन उसके बाद थर्ड आता है एक्सेसिबल लर्निंग। हर एक स्टूडेंट को इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स फाइनेंशियल बैकग्राउंड एक लर्निंग एक्सेसिबल हो पाए, कहीं पे भी, किसी भी प्लेस पे, किसी भी जगह पे बैठ के। ये तीसरा हमारा प्रिंसिपल था। और सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल वाज to inculcate life values. We have seen people who get successful, we have seen people who get very high in their life, but just because they can't understand or they couldn't learn some values which are very important in living a very very beautiful life, they basically ruin their life. तो वो लाइफ वैल्यूज को इनकलकेट करना या बेसिकली सेल्फ प्रोपेल करना, लोगों तक या स्टूडेंट्स तक पहुंचाना, उनको एक जीने का भी एक लाइफ का तरीका सिखाना, स्टडीज के साथ साथ में ये भी हमारा एक कोर वैल्यू या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जिसको हम बहुत अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये चार चीजें हैं जिनके ऊपर ल्यूमिन आईएएस बना था। द फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसके बेस पे हमने ये बनाया था वो हमारे ल्यूमिन आईएएस के चैनल के डिस्क्रिप्शन में ही मिला हुआ है। व्हेनेवर यू गेट टाइम टू रीड इट, डू रीड इट। ये हमारा विजन सिर्फ लिखने के लिए नहीं था, इट वाज अ विजन व्हिच बेसिकली रिफ्लेक्ट आवर कोर आइडियोलॉजी, दैट हम क्यों इस चीज को, हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। वी नेवर बिलीव इन पावर ऑफ वन बट ऑल। हम ये मानते हैं कि हम एज अ कम्युनिटी ही जीते हैं और एज अ कम्युनिटी ही जीतते हैं। ये दोनों चीजें हमारे कोर फंडामेंटल का पार्ट बनती हैं। So moving on, yeah, again, thanking you very much for the support. Moving on to our article, India's trade performance. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इंडिया का ट्रेड परफॉर्मेंस क्या रहा है। बिफोर वी मूव ऑन टू डिस्कस इस आर्टिकल की मेन थीम, जो कि एग्रीकल्चर का ग्लोबल ट्रेड में बात करता है इंडिया के, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल ट्रेड, इंडिया का ट्रेड कैसा रहा है पिछले कुछ टाइम में, पिछले कुछ एक साल में। तो यहाँ पे इंडिया यूके ने, अगर आपको पता हो तो, रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के बाद ये यूएस से भी एक ट्रेड डील नेगोशिएट कर रही है। इसी कंटेक्स्ट में जो ऑथर है उनका कहना है कि इंडिया को अपने एग्रीकल्चर ट्रेड का, कुछ चीजों का, अगर ये ट्रेड पॉलिसीज या ट्रेड एग्रीमेंट्स की तरफ जा रहा है, बायलैटरल एग्रीमेंट्स कर रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उसको कुछ चीजों को, एग्रीकल्चर को देखते हुए कुछ चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे बिफोर वी मूव ऑन की कौन कौन सी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखने की जरूरत है, हम ये इंडिया के ओवरऑल ट्रेड की बात करते हैं। 2024-25 के पीरियड में हमारा ट्रेड क्या था। हमारे टोटल एक्सपोर्ट जो थे ये $820 बिलियन थे, विच वॉज वेरी गुड, जिसमें हमको फाइनेंशियल ईयर 24 के कंपैरिजन में, मतलब जो प्रीवियस ईयर था उसका 23-24 वाला, उसके कंपैरिजन में 6.5% इंक्रीज देखने के लिए मिला है। उसके बाद मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ये जो ओवरऑल ट्रेड है, $820 बिलियन के ओवरऑल ट्रेड में मर्केंडाइज या गुड्स का एक्सपोर्ट $437 बिलियन है, जो 53% है, जबकि सर्विसेज 47% या अराउंड अराउंड $383 बिलियन बनाता है। टुगेदर दे कंस्टिट्यूट अराउंड 90% ऑफ द इंडियन ट्रेड और इंडियन एक्सपोर्ट।
देन उसके बाद सॉरी 100% ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट, ये 53 प्लस 47 हमारा 100% हुआ है। ये मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स इंक्लूड द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज ऑल्सो। इंपोर्ट्स की बात करें तो हमारे इंपोर्ट्स भी काफी ग्रो हुए हैं। जैसे हमारे एक्सपोर्ट $820 बिलियन थे, तो इंपोर्ट्स जो है ये $915 बिलियन है FY25 में, और इसकी ग्रोथ जो है ये एक्सपोर्ट से भी ज्यादा है। मतलब हमारे इंपोर्ट की ग्रोथ 6.85% है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो टोटल इंपोर्ट्स जो है उसमें से मर्केंडाइज 79% बनाता है, जबकि सर्विसेज 21% बनाता है। हमारा ओवरऑल ट्रेड जो है ये डेफिसिट में चलता है, हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। और ये ट्रेड डेफिसिट है हमारा $94 बिलियन, जो उसके पिछले साल $78 बिलियन था। सो मतलब हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा रेट से बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है। और ट्रेड टू जीडीपी रेशियो हमारा 41% है अराउंड अराउंड, विच इज अ वेरी गुड नंबर। अब हम बात करते हैं ये एग्रीकल्चरल ट्रेड परफॉर्मेंस की। ये तो हमने बात करी कि हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो मर्केंडाइज सर्विसेज में ओवरऑल जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उनका क्या स्टेटस था। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि इंडिया की लेबर फोर्स का 46% एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2025 की ही बात करें तो हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट $52 बिलियन थे, $850 बिलियन में से। ये एक साल में जो 2023 था उसके कंपैरिजन में $48 बिलियन से बढ़ के 52 पहुंचे, मतलब अराउंड 6.3% का इंक्रीज हमको देखने के लिए मिला है। ये अच्छा ट्रेंड है कि हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारा जो टारगेट है $100 बिलियन का टारगेट बाय 2030, हम चाहते हैं कि बाय 2030 $100 बिलियन के एग्रीकल्चरल गुड्स का एक्सपोर्ट करें, उससे अभी काफी पीछे है। अगर हम FY5 फाइनेंशियल ईयर 2005 और 2014 जो 10 साल का पीरियड था 2005 से लेकर 2014 तक का, उस पीरियड की ग्रोथ देखें तो उसके कंपैरिजन में ये ग्रोथ बहुत स्लो है। जैसे 2005 से 14 के बीच में हमारे जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ थी दैट वाज 20% पर एनम, जो $8.7 बिलियन से बढ़ के 2005 में $43 बिलियन पहुंच गई थी 10 साल के पीरियड में। जबकि अगर हम पिछले 10 साल की बात करें 2015 से 2025, तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की जो एवरेज एनुअल ग्रोथ है ये सिर्फ 2.3% आ गई है। 20% से गिर के 2.3%, मतलब 10 टाइम्स जो है यहाँ पे हमको फॉल देखने के लिए मिला है। जिसके कारण हमारा जो एग्रीकल्चरल ट्रेड सरप्लस है वो फाइनेंशियल ईयर 2014 में $27 बिलियन से गिर के $13 बिलियन हो गया है। सो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी फॉर अस अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। अगर हमारा एक चार्ट देखें तो ये चार्ट वेरी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चार्ट के हिसाब से हम एग्रीकल्चर मेजर एक्सपोर्ट्स क्या करते हैं एग्रीकल्चर में। सो अवर टोटल एक्सपोर्ट का 1/4 25% जो है दिस इज राइस, देन 15% अराउंड मरीन प्रोडक्ट्स एंड 8.6% स्पाइसेस है। अगर हम इम्पोर्टिंग कमोडिटीज की बात करें कि हम क्या इम्पोर्ट करते हैं मेनली, तो यहाँ पे 45% हम वेजिटेबल ऑयल्स का इम्पोर्ट करते हैं, 14% पल्सेस का इम्पोर्ट करते हैं और 8% फ्रेश फूड्स जो हैं ये हम इम्पोर्ट करते हैं। यू विल ऑब्जर्व वेयर कि हमारा वेजिटेबल ऑयल का जो इम्पोर्ट है वो बहुत हाई है। हम टोटल जितना भी एग्रीकल्चरल गुड्स का इम्पोर्ट करते हैं उसमें नियरली हाफ हम सिर्फ वेजिटेबल ऑयल एडिबल ऑयल जो है इसको इम्पोर्ट करते हैं, विच इज बिकमिंग अ कॉज फॉर कंसर्न फॉर अस। तो अब अगर हम ऐसे में ट्रेड डील करते हैं तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस हैं फ्यूचर में। तो पहला तो ट्रेड डील्स जो है ये कुछ इंडियन एग्रीकल्चर के लिए अपॉर्चुनिटीज तो लाएंगी, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी लाएंगी। जैसे ग्लोबल प्राइस ट्रेंड सबसे पहला चैलेंज है। जब ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स जो है उनकी भी प्राइस या वैल्यू बढ़ती है। लेकिन जब इम्पोर्ट्स जब प्राइसेस गिरते हैं तो हमारा बहुत बड़ा लॉस होता है, और हमारे फार्मर्स इतने कैपेबल नहीं है कि ग्लोबल मार्केट में प्राइस में जो फॉल होता है उसको बहुत बड़े फॉल को क्वेश्चन कर पाए या बेसिकली एब्जॉर्ब कर पाए। दूसरा, डोमेस्टिक ट्रेड पॉलिसी जो है हमारी कंट्री की ये बहुत अनसर्टेन चलती है। टाइम टाइम पे हमारे यहाँ फूड कमोडिटीज जो है इनके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया जाता है, और एसेंशियल कमोडिटीज जो है जैसे कि राइस वीट शुगर ओनियन, इनको हम टाइम टाइम पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं इनके प्राइसेस या एक्सपोर्ट पे। ये इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट में इन्फ्लेशन ना हो, लेकिन ये ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट को हर्ट करता है। और अगर हम ट्रेड डील करना चाहते हैं तो हम ट्रेड डील हमारी तभी सक्सेसफुल होगी, दूसरी कंट्री हमारे साथ तभी कोऑपरेट करेगी जब हम ये डोमेस्टिक ट्रेड पॉलिसी में कुछ सर्टेनिटी लाने की कोशिश करेंगे।
पर्टिकुलरली अगर हम चैलेंज की बात करें तो एक चैलेंज राइस का आता है व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट। तो राइस में कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे राइस में कुछ अच्छा भी है हमारे लिए और कुछ बुरा भी है। पहला, ये हमारे टोटल एग्री एक्सपोर्ट्स का नियरली 1/4 है। लेकिन इंडिया जब जब ऐसा करता है कि राइस एक्सपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट करता है, जैसे 2022-23 में हमने राइस के एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करा था और ड्यूटीज जो है उनके ऊपर लगा दी थी, बहुत हाई ड्यूटीज लगा दी थी। तो इससे हमारा जो एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा गिर गया था। तो एक्सपोर्ट्स तो गिरा था, लेकिन हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जब एक्सपोर्ट का अमाउंट गिरा, मतलब जो क्वांटिटी जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो गिरी, उस प्रपोर्शन में प्राइसेस या वैल्यू जो हमको मिलती थी वो उतनी नहीं गिरी। रीज़न बीइंग, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में हम सबसे बड़े राइस के सप्लायर हैं, और जब राइस वहाँ पे सप्लाई हमने बंद किया या कम किया, तो वहाँ पे ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस बहुत अप हो गई। प्राइसेस अप होने के कारण हम जो कम एक्सपोर्ट कर रहे थे या रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसकी भी हमको अच्छा खासा रिटर्न मिला। तो हमको दो चीज समझ में आई। पहली चीज ये कि हम मार्केट में अगर डोमिनेंस गेन करते हैं, अगर हम ज्यादा शेयर देते हैं मार्केट का एक्सपोर्ट में, तो हम उस चीज का फायदा भी उठा पाएंगे। और अगर हमारा कभी वैल्यू गिरता भी है, क्वांटिटी गिरती भी है किसी प्रोडक्टिविटी लो होने के कारण, तो उस केस में हम उसका रिटर्न भी मेंटेन कर पाएंगे या थोड़ा बहुत ही उसमें फॉल देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें कंट्री को, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को यहाँ पे किसी भी टाइप का रेस्ट्रिक्शन लगाने से बचना पड़ेगा। हम जो रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि टाइम टाइम पे ड्यूटी लगा देते हैं या बहुत ज़्यादा कर लगा देते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, उससे हमको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि हम ग्लोबल मार्केट का सही तरीके से बेनिफिट उठा पाए। दूसरा आता है राइस एक्सपोर्ट में कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न है। एनवायरमेंटल कंसर्न ये है कि राइस जो है ये बहुत ही वाटर गल्पिंग कमोडिटी है, मतलब इसका प्रोडक्शन करने में एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लगता है। इट इज अ वेरी वाटर इंटेंसिव क्रॉप। जैसे फॉर एग्जांपल 1 किलो राइस उगाने में 3,000 से 5,000 लीटर का पानी जो है ये यूज करते हैं, जो हमारी वाटर स्कार्स कंट्री के लिए बहुत ही एक्सट्रीम है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे के टाइम लोगों के लिए पानी अवेलेबल रहे। तो इस केस में हमको एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी में क्या चेंज करना है अगर हम अपना मार्केट डोमिनेंस बनाए रखना चाहते हैं। तो पहला, हमको प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना है। प्रोडक्टिविटी मतलब हमको रिसर्च और डेवलपमेंट में और ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। सीड टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना है। इरिगेशन सिस्टम और एफिशिएंट वाले एक्सपांड करना है। फर्टिलाइजर्स का जो है और जुडिशियस यूज़ करना है। रिसोर्स एफिशिएंट फार्मिंग प्रैक्टिस करना है, जिससे कि वाटर वगैरह जो है वेस्ट ना हो, हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते रहें। ये सारी चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे, तो आज भले ही हम एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में कुछ कमोडिटीज़ में बहुत अच्छा डोमिनेट या टॉप पोजीशन होल्ड करते हैं, बट लॉन्ग टर्म में हम उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सो बिफोर वी डू ट्रेड डील, हमको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ऑन इम्पोर्ट साइड पे क्या चैलेंज है, हमारा एडिबल ऑयल का इम्पोर्ट जो है ये बढ़ता जा रहा है। जैसे हमारी पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, हमारा कुकिंग ऑयल जो है उसका कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, और कुकिंग ऑयल का कंजम्पशन बढ़ने के कारण उस हमारा जितना प्रोडक्शन नहीं है उससे ज़्यादा डिमांड आ रही है। तो इस केस में हमारा जो 50 to 60% एडिबल ऑयल कंजम्पशन है वो इम्पोर्ट के थ्रू आता है। उसमें भी मेन कौन सा आता है, पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल। तो ये जो ऑयल की डिपेंडेंसी है, ऑथर का या एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो डिपेंडेंसी है ये बहुत एक्सेसिव है और बहुत अनसस्टेनेबल है, या आगे चल के हमको इश्यू कॉज कर सकती है। ऑयल पाम जो होता है ये, जैसे ऑयल पाम 1 हेक्टेयर में 4 टन ऑयल निकाल के देता है, जो मस्टर्ड से 10 टाइम ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे फार्मर्स जो हैं अभी इस पे ऑयल पाम पे शिफ्ट नहीं हो पा रहे। रीजन बीइंग, ऑयल पाम को ग्रो करने में, इसको जो मैच्योर होने में, ऑयल पाम के जो पेड़ होते हैं उनको मैच्योर होने में 4 से 6 साल लगते हैं। और अगर फार्मर्स इस पे शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो उनको 4 से 5 साल लॉसेस हो सकते हैं, जिससे उनके इश्यू आ सकते हैं लाइवलीहुड पे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को सपोर्ट देना चाहिए। ऑयल पाम आज आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा हमारी पूरी इकोनॉमी या पूरी कंट्री जो है ये प्रोसेस्ड फूड पे शिफ्ट हो रही है। तो प्रोसेस्ड फूड जो है आगे चल के हमको उसमें पामोलिन ऑयल या पाम ऑयल जो है बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, बिकॉज इट इज कंपेरेटिवली चीपर एंड इट इज वेरी प्रिजर्विंग इन नेचर, या शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे हमको इंसेंटिव प्रोवाइड करने चाहिए फार्मर्स को कि वो ऐसी ऑयल पाम पे शिफ्ट हो, और दूसरा इंडस्ट्रीज को हमको इंसेंटिव देना चाहिए कि वो इम्प्रूव्ड प्रोसेसिंग मेथड्स यूज करें, जिससे ऑयल रिकवरी रेट जो है वो और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े।
सो ये हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट साइड पे कुछ चैलेंजेस हैं जिनका एक्सपर्ट्स को कहना है कि बिफोर वी डू द ट्रेड डील फॉरेन कंट्री से हमको ये सारे चीज़ों को ध्यान में रख के काम पहले करना चाहिए। कंक्लूजन, हमको एक कंसिस्टेंट और स्ट्रेटेजिक अप्रोच लेना चाहिए ट्रेड पॉलिसी की, जिसमें हमको पहले ट्रेड पॉलिसी बनाने के पहले और बायलैटरल ट्रेड डील करने के पहले सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे हमारे सेक्टर का, एग्रीकल्चरल सेक्टर का ग्लोबल स्टेज पे फुल पोटेंशियल जो हमें अनलॉक कर पाए। सो दिस कंप्लीट्स द आर्टिकल। इसी पे हम एक मेंस का क्वेश्चन या आंसर राइटिंग करते हैं। क्वेश्चन इज, डिस्पाइट इंडियाज ग्रोइंग इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल मार्केट्स, द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चरल ट्रेड रिमेन्स अनइवन। Discuss the key issues affecting agricultural exports and agricultural imports and suggest a strategic roadmap to enhance India's agricultural trade performance। तो ये क्वेश्चन में हमको 3 पार्ट दिए गए हैं। द फर्स्ट लाइन में हमको इंट्रोड्यूस किया गया क्वेश्चन से कि इंडिया के ग्लोबल मार्केट में इंटीग्रेशन बढ़ने के बावजूद एग्रीकल्चरल ट्रेड जो है ये अनइवन है या इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हुई है। द सेकेंड पार्ट इज, हमको यहाँ पे डिस्कस करना है कि एग्री एक्सपोर्ट और एग्री इंपोर्ट को कौन कौन से की इश्यूज जो हैं ये अफेक्ट करते हैं, और इसी परसुएंस में हम ये इश्यूज बताने के बाद हमको एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप बताना है या सॉल्यूशन बताना है कि इंडिया के एग्रीकल्चरल ट्रेड परफॉर्मेंस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो हमें हमेशा की तरह हमारे जो आंसर है उसके 3 पार्ट रहेंगे, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो पार्ट, देन उसके बाद बॉडी पार्ट में हम क्या क्या लिखेंगे। बॉडी पार्ट में हम लिखेंगे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड की इश्यूज क्या हैं, और उसके बाद हम लिखेंगे कि इसके लिए सॉल्यूशन या रिकमेंडेशन क्या है, एंड देन वील मूव ऑन टू कंक्लूजन। तो यहाँ पे इंट्रो पार्ट में हम पहले इंडिया के एग्रीकल्चरल ट्रेड परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया का ट्रेड परफॉर्मेंस जो है इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों में एक अच्छी प्रोग्रेस देखने के लिए मिली है, लेकिन यहीं पे हम ये भी बताएंगे कि इसके बावजूद अच्छी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस या प्रोग्रेस होने के बाद भी हमारा जो एग्रीकल्चरल ट्रेड सेगमेंट है इसमें ट्रेंड थोड़ा सा मिक्स चल रहा है। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में हमको राइस देखने के लिए मिला है, लेकिन इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है एडिबल ऑयल्स पे ये हमारी अभी भी हाई बनी हुई है। तो ओवरऑल एग्रीकल्चरल ट्रेड में हमारा एक बहुत ही अजीब सा ट्रेंड चल रहा है, जिसको हमको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे एग्री एक्सपोर्ट और एग्री इंपोर्ट के की इश्यूज की। जैसे एग्री एक्सपोर्ट में हमको क्या क्या की इशू देखने के लिए मिलते हैं। सो राइट नाउ जस्ट नाउ वी रेड कि हमको सबसे पहले एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में एक स्लगिश ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, स्लो ग्रोथ। जैसा कि हमने डाटा में देखा कि फाइनेंशियल ईयर 2015 से 2025 के बीच में हमारे हर साल एवरेज एनुअल ग्रोथ 2.3% थी, जो 2005 से 14 के बीच में 20% थी। दूसरा, हम टाइम टाइम पे रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, बैन्स लगाते हैं और पॉलिसी अनसर्टेन रखते हैं। हम अलग अलग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे जो जो ग्लोबल मार्केट में काफ़ी डिमांडेड होते हैं उन पे बार बार हम रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, और जो परचेजर या इम्पोर्टर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो हमारे साथ ट्रेड लिमिट करते हैं। तीसरा, ग्लोबल प्राइस वोलेटिलिटी। इंडियन एक्सपोर्ट्स जो हैं ये ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस के लिए हाईली सेंसिटिव है, फ्लक्चुएशंस के लिए, तो हमको अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। चौथा, रिसोर्स इंटेंसिव प्रोडक्शन। हमारा जो मेन एक्सपोर्ट है वो मेन एक्सपोर्ट ऐसी प्रोडक्ट्स का है जो बहुत सारे रिसोर्सेज लेता है, जैसे राइस जो है ये वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। पांचवा, लैक ऑफ वैल्यू एडिशन। हम मेनली अभी रॉ मटेरियल्स का जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कच्चा राइस जो है उसको ऐसे करते हैं। प्रोसेस्ड और हाई वैल्यू एग्री प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे चिप्स बनाना, ठीक है, फिर उसके बाद उसके कोई और स्नैक्स बनाना, वो सारा प्रोसेस्ड फूड या वैल्यू चेन प्रोडक्ट अभी हमारा नहीं बना है। एग्री इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो एग्री इंपोर्ट्स में क्या की इश्यूज है। सबसे पहले एक्सेसिव एडिबल ऑयल इंपोर्ट। हमारा एडिबल ऑयल डिमांड जो है ये बहुत ज़्यादा है और ये इंपोर्ट से फुलफिल करते हैं। दूसरा, हमारा डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन जो है ये काफ़ी लो है। ऑयल पाम जो है हम इसलिए ग्रो नहीं करते क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा 4 to 6 ईयर्स जो है इसको रिजल्ट देना शुरू करने में टाइम लगता है। और तीसरा, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसेसिंग एफिशिएंसी। लो ऑयल एक्सट्रैक्शन, हमारी जो ऑयल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज की जो ऑयल एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी है ये काफ़ी कम है, जिससे हमारी डिपेंडेंसी बनी रहती है। आपके लिए एक होमवर्क है, तो आप बिफोर वी मूव ऑन टू दिस स्ट्रेटेजिक रोड मैप पार्ट, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि गवर्नमेंट ने इन इश्यूज के लिए क्या क्या इनिशिएटिव ऑलरेडी लिए हुए हैं। ये कमेंट सेक्शन में आप यूट्यूब में डालिएगा, तभी मैं मानूंगा कि आप सिंसियरली जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं।
तो स्ट्रेटेजिक रोड में गवर्नमेंट के लिए क्या-क्या रिकमेंडेशन है कि उनको क्या करना चाहिए एग्रीकल्चरल ट्रेड को अच्छा करने के लिए। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सीड टेक्नोलॉजी, इरिगेशन, फर्टिगेशन इसमें हमको काम करना है। दूसरा हमको अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी को और स्टेबल बनाना है, जैसे हमको बार-बार बैन नहीं लगाना जो हमने देखा। तीसरा हमको वैल्यू एडिशन पे फोकस करना है, इसके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है मेगा पार्क स्कीम। तो ये मेगा पार्क स्कीम के अंदर में गवर्नमेंट जो है ये फूड पार्क बनाने की कोशिश कर रही है जहां फूड प्रोसेसिंग को प्रमोट करने की वो कोशिश करेगी। चौथा सस्टेनेबल फार्मिंग प्रमोट करना है, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो हमारे लैंड को डिग्रेड करे, तो हमको वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स को करना है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करना है। ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है जिसके बारे में मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको पढ़िएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइट नाउ। देन डोमेस्टिक ऑयल सीड कल्टीवेशन को प्रमोट करना या एनहेंस करना और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन प्रमोट करने की कोशिश करना। दीज आर द स्टेप्स रिकमेंडेशंस which are needed to be done by government if they want to improve the agricultural trade sector. कंक्लूजन की बात करें तो इंडिया का ट्रेड सेक्टर, बिफोर वी टॉक अबाउट कंक्लूजन हम यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट मेजर्स भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने मिशन भी स्टार्ट किया है, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम NMEOOP, जिससे हमारी एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाए। दूसरा है एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018, इसका एम ये है कि हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस को और ज़्यादा बढ़ाए। तीसरा पीएम कृषि सिंचाई योजना एंड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये स्कीम है और सस्टेनेबल और अच्छा एग्रीकल्चर इंप्रूव करने के लिए। और चौथा डिजिटल एग्री स्टैक, ये डिजिटल एग्री स्टैक के अंदर में गवर्नमेंट प्रिसीजन एग्रीकल्चर और डाटा ड्रिवन डिसीजन ले रही है, पूरा फार्मर्स और उनके जो फील्ड्स हैं उनका एक डाटाबेस बना रही है ताकि आगे चल के पॉलिसी और अच्छी से अच्छी बनाई जा सके। सो ये गवर्नमेंट मेजर्स आपको ब्रीफ में यहाँ पे लिखने पड़ेंगे बिफोर वी कंक्लूड द आंसर। और कंक्लूजन में आपको ये लिखना है कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर अभी बहुत ही स्टेबल और फॉरवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी एक्सपेक्ट करता है और रिक्वायर करता है। और अगर हम राइट इंसेंटिव, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल प्रैक्टिस प्रमोट करें तो हम अपने एक्सपोर्ट के शेयर को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, अपने इम्पोर्ट को कम कर दें। So this completes our answer. I hope if you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam, and do subscribe to the channel if you haven't till yet. Next video में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारे टेलीग्राम का चैनल भी है जिसपे आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए। आप उस टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा इस PDF को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।